ओके एवरीवन, मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल ठीक है और डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही। यस सर, ओके आपकी। ओके, ठीक है। तो आज हमारा वेबिनार है मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स, ठीक है। तो उससे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म आई कोड गुरु का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसमें हमारा जो मोटिव है वो है शेयर लर्न एंड ग्रोथ। शेयर जो हम शेयर करते हैं अपनी लर्निंग एक दूसरे के साथ, एज अ कम्युनिटी हम एक ग्रो करते हैं। और सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप और यानी कि एक फेज पर इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। और इससे हमारा आगे ये मिशन क्या है, हम हमारा मिशन है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर पाकिस्तान में ही स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करें, उनको हाई टेक स्किल्स सिखाएं और साथ ही साथ इंटरनेशनल मेंटोर से उनको मिलाएं, ठीक है, ताकि वो अपने और कैरियर में मूव ऑन कर सकें, फर्दर आगे अपने कैरियर को स्टैब्लिश कर सकें, ठीक है। और हमारा जो फोकस है और हम वर्किंग कैसे करते हैं, तो हमारा जो फोकस है, हम क्या करते हैं कि पाइथन के फंडामेंटल्स सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और खुद सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं सॉरी। तो इसमें हमारे जो एक वीक में 20 सेशन चलते हैं और डेली जो एक वीक में दो सैटरडे सैटरडे संडे आता है वीकेंड, तो उसमें एक एक वर्कशॉप होती है। और वो वर्कशॉप इसी ये एक वर्कशॉप उन्हीं में से एक है। तो जो 20 सेशन चलते हैं एक दिन में, उनमें से जो सेशंस होते हैं वो पाइथन बिगनर्स के होते हैं, डीएसए के होते हैं, ठीक है। और आइट्स के होते हैं या जीआरई के होते हैं, जो कि आइट्स प्रिपरेशन जो कि अक्सर कोर्सेज करवाते हैं जो कि पेड होते हैं। तो हम यहाँ पर वो आइट्स और जीआरई की प्रिपरेशन करवाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और वो जो प्रैक्टिसेस और सारा मटेरियल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जो इसमें डीएसए के क्वेश्चंस और इंटरव्यू प्रॉब्लम होती हैं वो सारे के सारे कह सकते हैं कि हम पहले बेसिक्स सिखाते हैं कि हमने प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को कैसे लेके चलना है और फिर उसको टैकल कैसे करना है, तो वो हम सिखाते हैं कोडिंग वे में। और इसकी जो कोडिंग बेस है वो हम पाइथन यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के जो मेजर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डाटा साइंस के, मशीन लर्निंग के, फिर जो मशीन लर्निंग में टेक्निक्स और एल्गोरिदम यूज हो रहे होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन, और उसी के कोर्स भी हम यानी कि वीकेंड में और साथ ही साथ सेशंस में चलाते हैं। और जो हमारा ये लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग चल रही होती है वो फेसबुक पर होती है, ठीक है। फेसबुक पर इसीलिए होती है क्योंकि इसमें अवेल होते हैं कि हर एक स्टूडेंट फेसबुक से रोशना है और इजीली एक्सेसिबल हो जाती है। क्योंकि जो यूट्यूब है उस पर पहले तो वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, और साथ साथ जो कि इंटरमीडिएट या लो स्टूडेंट्स होते हैं जिसके पास पैकेजेस वगैरह नहीं होते, तो वो उन वीडियो को यानी कि देख नहीं सकता। इसलिए फेसबुक इजी टू एक्सेसिबल है हमारे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और हाईकोर्ट गुरी की जो एक्सक्यूज मी। रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, हाईकोर्ट गुरी की जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं उनमें अस्सलाम से। वालेकुम। जी जी मैम, एक्सक्यूज मी सर, जी। जो आपने लास्ट स्लाइड दिखाई है हाँ, उसमें जितने भी कोर्सेज आपने शो किए हैं, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है या फिर पाइथन है, तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ्स लगेंगे इसे? इसमें जो होते हैं, जो हमारे कोर्सेज होते हैं ना, उनमें हर कोर्स होता है क्या नाम है, 6 वीक्स का, मेजरली 6 वीक्स का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और इसमें डीएसए या आइट्स या मशीन लर्निंग डाटा साइंस कोई भी कोर्स हो वो 6 वीक्स का ही होगा। उसमें सैटरडे संडे हम नहीं करवाएंगे, उसमें सिर्फ सैटरडे संडे वर्कशॉप्स ही चलती हैं। और उस वर्कशॉप में इंटरनेशनल मेंटोर जो होते हैं, इंटरनेशनल एस सीईओज होते हैं या मेंटोर या जो भी होते हैं, उनसे हम आपकी यानी कि कम्युनिकेशन करवाते हैं। उनकी वर्कशॉप कंडक्ट होती है जो वो आपको एक कैरियर पाथ देते हैं, और कैरियर पाथ से ही आपको बताते हैं कि आपने कैसे कैसे अपना चूज करना है गोल, ठीक है। और जो और फिर जो डेली बेसिस की आपकी टाइमिंग है उसको हम किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और कितने घंटे का यस सेशन होगा? ऑब्वियसली, आप जब भी फ्री हो, जब भी दिल करे, किसी भी वक्त आप अपना फ्री टाइम लेके, यानी कि सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक या सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक, किसी भी टाइम किसी भी एक घंटा अपने लिए निकाल लें कि मैंने ये काम करना है, तो वो आप हाईकोर्ट गुरु को देंगे। आप हाईकोर्ट गुरु में 100% देंगे तो हाईकोर्ट गुरु आपको 200% देगा।
ठीक है, तैयारी के हिसाब से, और आपकी सीवी और आपकी कैरियर बिल्डिंग में आपको पूरी मदद करेगा। ठीक है। दैट्स तो ग्रेट सर। थैंक यू। तो लेट मी क्लियर दिस स्लाइड रीसेंट अचीवमेंट्स है। तो इसमें रीसेंट अचीवमेंट्स हैं कि हमारे जो पीछे हमने पिछले पिछले सालों में जो रीसेंट अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उनमें से चंद ये लिखी हुई हैं, और इसमें आने वाले वक्तों में हम इसमें और ऐड भी करेंगे। तो पहले क्या है कि हमने हैकाथॉन्स कंपटीशन जीते हुए हैं 700+, ठीक है। और फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन करवाए हैं यूएसए में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका यूएस बेस्ड स्कॉलरशिप लगा हुआ है। ठीक है। और उसमें लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब्स भी दिलवाई हुई हैं, जो कि रेफरेंस बाय आईकोड गुरु के थे, और स्टूडेंट्स थे वो बिलोंग टू आईकोड गुरु। उन्होंने सीखा भी था, सिखाया भी था, और आगे शेयर भी किया था कम्युनिटी को भी, और स्टूडेंट्स को भी अपना नॉलेज शेयर किया था। तो इसमें अब सबसे अहम चीज़ आ जाती है CS15, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सबको आइडिया होगा कि ये क्या है, नाम से ही जाहिर है कि ये दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों में से एक है। तो इसमें कंपटीशन चलता है CS15 पजल डे, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर में हमारी 38 टीम्स थी, जो कि 9x9 प्रॉब्लम्स ने सॉल्व की थी। तो 38 टीम्स ने पूरी की पूरी यानी कि टॉप रैंकिंग हासिल की थी। फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड का एक कोर्स चलता है कोड इन प्लेस का, जिसमें स्टूडेंट्स एज अ मेंटोर जाते हैं। स्टूडेंट खुद स्टूडेंट नहीं बन के जाते, एज अ मेंटोर जाते हैं, जो कि सिखाते हैं स्टूडेंट्स को भी और नॉन टेक पीपल्स को भी। ठीक है। तो उसमें हमारे जो यानी कि उन कोड प्लेस में से 72 मेंटोर्स आई कोड गुरु में से गए थे, और 3 आर कोड गुरुज अमंग 350 ग्लोबल सिलेक्शन, यानी कि MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम होता है। तो उनमें से 350 ग्लोबल सिलेक्शन में से 3 लोग थे आई कोड गुरु, 3 स्टूडेंट्स आई कोड गुरु के थे। और साथ ही जो गूगल कोड जैम होता है 2023 में ये हुआ था, तो उसमें 301 स्टूडेंट्स आईकोड गुरु से थे, जो कि गूगल कोड जैम में गए थे। और 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप में थे। यानी कि इतिहाद एविएशन ये है कि ये एक ग्रुप होता है जो खुद स्टूडेंट्स को बुलाता है और उनसे काम लेते हैं, और उनको यानी कि पे भी करते हैं। तो वो उनको दुबई में बुलाया था, इनकी इंटर्नशिप हुई थी, उनको पे हुआ था, उनको एक्सपीरियंस मिला था हाई मेंटोर्स और टेक के लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने का। और इसके साथ कि हम वो स्टूडेंट्स या वो जो पार्टिसिपेंट्स और जो लोग थे, उनका बैकग्राउंड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या था, कि वो स्कॉलरशिप गेन कर चुके थे या यूएसए में चले गए थे, या उनको दुबई में बुलाया गया था, किस वजह से बुलाया गया था। तो उसमें से यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड के मुताबिक ये उनकी CGPA रेंज क्या थी, 3.1 से लेके 3.8 तक रेंज थी। और उनका आइट्स जो रेंज थी 6.5 से 7.5 तक का था। उनकी कोई भी पब्लिकेशन नहीं थी, जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज या प्रोफेसर कहते हैं या बहुत सारे कंसल्ट कहते हैं कि आपकी पब्लिकेशन होगी तो आपकी जो वीज़ा ज़्यादा सिक्योर होता है, आसानी से मिल जाता है, प्रोफेसर भी आपको यानी कि इजीली रीच आउट करते हैं और वो आपको अहमियत देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स की कोई भी पब्लिकेशन नहीं थी, उनका कोई भी GRE नहीं था। और स्टूडेंट का जो स्टडी गैप था, अक्सर औकात किसी वजह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 10 साल का स्टडी गैप आ जाता है। तो वो सोचते हैं कि हमारा अब एकेडमिक रिकॉर्ड रुक गया, हम आगे नहीं फर्दर स्टडी कर सकते। तो वो भी गलत है कि हमारे जो स्टूडेंट्स की स्टडी गैप था वो 1 साल से लेकर 15 साल तक का था। अब जो उनका 100% फी वेवियर लगा था, और उनकी स्कॉलरशिप जो लगी थी वो $1100 लगी हुई थी पर मंथ, जो कि इक्वली लगती है 30,000 पर मंथ है पाकिस्तानी रुपीज। और उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी सर मांगते सर वन वन थाउजेंड हैं। जो है ना, 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज बनते सर वैसे ये क्योंकि वेरी करती रहती है ना वो पाकिस्तानी करेंसी में, डॉलर। हैं। हाँ तो फिर भी वो 3 लाख बनता है। 3 से 2.25 हो जाएगा, 30 हजार नहीं बनता पर मंथ, ओके सर। पर मंथ। ठीक है, और ये 1100 से लेकर 3000 तक स्कॉलरशिप है। ऑन एवरेज $2000 स्कॉलरशिप होता है। तो जी पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 6 लाख रुपए। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर एडिंग। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि बैकग्राउंड था, अब ये यूनिवर्सिटीज़ के लोगो लगे हुए हैं ऊपर जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं।
यूएफए है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, IIIU है, इस्लामिया नम्स है, UET है, गुजरात यूनिवर्सिटी IGCU है। यानी कि अब ये वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिनका BS है, MS है, या जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड बैकग्राउंड था, और वो आगे US की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से यानी कि सिलेक्टेड हुए थे। ठीक है। और साथ ही अब ये है हमारी आईकॉड गुडी की कम्युनिटी का ग्रोथ चार्ट, जो कि 2021 से 2024 तक है। ठीक है। अब इसमें स्टैनफोर्ड के बारे में बताया हुआ है, और स्टैनफोर्ड के साथ ही हार्वर्ड का बताया हुआ है, और इसमें ग्रोथ के साथ साथ कैसे आईकॉड के मेंटोर्स बढ़े हैं, मेंटोर के साथ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, और स्टूडेंट के साथ इनकी कम्युनिटी कैसे डबल से 4 टाइम्स हुई है, 4 से 6 टाइम्स हुई है। और साथ ही ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप का चार्ट है कि यूनिवर्सिटीज़ के कौन सी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कॉलरशिप बाई के लिए लेके गए थे। यानी कि अब कायद अज़म यूनिवर्सिटीज़ के 29.4 यानी कि उनकी रेशो थी। और जो कायद अज़म यूनिवर्सिटी है, मिनहास मुल्तान यूनिवर्सिटी है, UET लाहौर से जो स्टूडेंट्स थे उनकी 72.2 यानी कि परसेंट, यानी कि इतने पर रेशो के वो इतने स्टूडेंट्स थे, उनकी इतनी रेशो थी जिन्होंने बाहर के लिए अपनी कैरियर पाथ सिक्योर किया था। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन के लिए आप सुनने के लिए शुक्रिया। तो अगर आप और यानी कि आईकोड गुरु से लिंक्ड होना चाहते हैं और इनके लाइव सेशन देखना चाहते हैं, तो फेसबुक का ये चैनल है आईकोड गुरु का। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आईकोड www.icode.guru/join, इसके साथ जब आप ये इसके ज्वाइन में एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करके आपको ऑफिशियली एक स्लैक चैनल में ज्वाइन कर देगा, जिसमें मैम ने सवाल किया था कि आप के सेशन कैसे चलते हैं। तो वो पूरा दिन चलते हैं, और आप किसी भी टाइम वो सेशन ले सकते हैं जब आप स्लैक में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो सर अनस, आपको यू है। जी अस्सलाम और वालेकुम अगर स्टूडेंट्स। सर मुझे दे दें 2-4 मिनट बात करने के जी लिए। सर, मैं आपका ज़रा इंट्रो करवा दूं, तो ये सर जफर शाहिद हैं, जो कि हमारे एक मिनट। तो ये डॉक्टर जफर शाहिद हैं USA से, यही कम्युनिटी के हेड हैं। यानी कि आप इसको ये समझ लीजिए, कम्युनिटी इन्हीं की बेस्ड पर है। इन्होंने ही ये अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही है। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर पाथ सिक्योर करवाने में हेल्प आउट की है, और इनको बहुत सारे यानी कि आईकोड गुरु को ही USC की तरफ से फंडिंग भी मिलती है, और ये खुद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करते हैं एज अ, जैसे कह सकते हैं आप जैसे देते होते हैं ट्रस्ट, वैसे ही डिबेट एक वर्ड यूज होता है वो मैं भूल गया। तो सर जी, आप अपने यानी कि 2 वर्ड यूज करें, हमें भी बताएं। थैंक यू। जी भी मैम रहीला का क्वेश्चन था, पहले वो क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता, फिर मैं उसका जवाब देता मैम अगर आप इधर हैं तो आप क्वेश्चन फिर रिपीट कीजिएगा, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता हूँ। चलो मैं ही बोल देता हूँ। उनका मैम का था कि आपका जो ये सेशंस होते हैं पाइथन के, DSA के, या आइट्स के, या डाटा साइंस मशीन लर्निंग के, तो वो कौन कौन से सेशंस किस वक्त होते हैं। तो हम क्या उसके लिए स्पेसिफिक टाइम खुद से डिसाइड करेंगे, या कोई भी टाइम निकाल के अटेंड कर सकते हैं। ये था उनका क्वेश्चन। हूँ। सही है, तो मैं इसका आंसर बाद में करता हूँ। पहले जो पार्टिसिपेंट क्लास में है उनका क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हो सकता है इतनी देर में वो मैडम भी वापस आ जाए। जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, या अगर चैट्स में क्वेश्चन है तो पूछ लें वो। अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन नहीं है, वो मैम का जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। उन्होंने पूछा था कि आप पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस सब कुछ करवा रहे हैं, तो इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी भी स्टूडेंट को ये सब चीज़ें बिल्कुल, सीखने के आई लिए। विश। हाँ, मैं होप कर रहा हूँ कि वो वापस आ जाए, फिर मैं जवाब देता हूँ। वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो किसी और का क्वेश्चन है कोई तो वो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से किसी को क्वेश्चन हो कैरियर के बारे में, या प्लेटफॉर्म के बारे में, या कितनी देर लगती है, या किसी और किस्म का?
तो दिस इज योर चांस टू आस्क। चैट में कोई क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब मैंने सर फहद, आपकी आवाज़ कट गई है। अगर आप अपना माइक दोबारा चेक करके अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, चैट में क्वेश्चन है कि हम डाटा वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन के जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो इधर से कोर्स करके हम फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी ये क्वेश्चन किन भाई का है? हाँ जी ये सर। ये नादिर सर का क्वेश्चन है। नादिर अहमद। हाँ जी। तो सर नादिर आप हैं इधर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ सर। तो तो सर मैं बिजनेस डेवलपर का काम करता हूँ फिलहाल। तो जी जी, तो मेरे आप पास, किस सिटी में हैं? हाँ जी, अकाउंट है। तो उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 5,000 से $7,000 या इससे ज़्यादा और कम होता रहता है। तो मैं ये अच्छा, सोच रहा हूँ कि ये अगर आपकी मैं, ये आपकी मंथली इनकम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी और का काम करने की बजाय अगर मैं अपनी ही प्रोफाइल बना लूँ तो बिजनेस डेवलपमेंट तो मैं खुद कर लेता हूँ। तो ये वाली जो स्किल्स है क्या मैं सीख सकता हूँ अच्छे से? आप बिल्कुल सीख सकते हैं जी अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये और क्लियर करना था कि मैं मतलब खुद ऑफर करूँगा ये सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल, देखें सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग से भी पहले आपको पाइथन सीखनी चाहिए। जी जी, पाइथन और वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए, उसके हाँ बाद जी, आप वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन है पड़ी, लेकिन वो सीखने वाली बात हाँ, तो आपको पाइथन आती है? नहीं, वही सीखने की कोशिश कर रहे अच्छा, पाइथन से आपका बैकग्राउंड किस चीज़ में है? हैं। वैसे तो लीड जनरेशन है, बीडीए हो गई, आपकी एजुकेशन किस डोमेन में? बीएस फिजिक्स। बीएस फिजिक्स है, तो मेरे भाई आप पीएचडी क्यों नहीं करने आ जाते फिजिक्स में अमेरिका में? ये है कि ऑलरेडी काम चल रहा है तो वो भी कर लेंगे ये भी साथ अच्छा, में। तो आपका सीजीपीए कितना है? CGPA 2.8। अच्छा ठीक है, फिर तो आप अमेरिका नहीं आ सकते स्कॉलरशिप पे। फिर तो हाँ इसलिए जी बिल्कुल, आप पाइथन सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो फ्रीलांसर पाकिस्तान में है ना, उनमें से 99% पूरी उम्र गरीब रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। उनका हाथ तंग रहेगा। हम्म, तो ये नहीं कि 100 में से हो सकता है एक बंदा के हालात अच्छे हों, बाकी फ्रीलांसिंग में इतने पैसे नहीं होते कि वो आपको पूरी उम्र रोटी दे सके, आपको एक अच्छा घर दे सके। तो इसलिए हम जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे पीएचडी करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सर। सही है, तो बाकी आपको पाइथन आ जाएगी और ये आपको हेल्प भी करेगी, तो हम आपकी इंशाल्लाह हेल्प भी करेंगे। सही है, थैंक यू। वेलकम। तो किसी और साथी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। फिर सादिया सादिया का क्वेश्चन है, हाउ मच सीजीपीए रिक्वायर्ड इन लास्ट डिग्री फॉर यूएसए स्कॉलरशिप? जी मैम, कम से कम 3 होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये मिनिमम लिमिट है, लेकिन कोशिश करेंगे 3.5 के राउंड अबाउट हो, तो फिर आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाता है। अच्छा भी ये फिर लोग एक बोल और के क्यों नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे भाई? ये लोग बोल के क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे? चैट में क्वेश्चन आ रहे, माइक कोई भी नहीं ओपन कर रहा। ट्राई टू स्पीक। तो
ये भी अच्छा रहेगा कि आप बोल के क्वेश्चन पूछें, इससे आपके लिए ही बेहतर जी, होगा ये ताकि मोहम्मद अली पूछ रहे हैं कि भाई। जी फोर्थ सेमेस्टर में अप्लाई कर सकता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो मोहम्मद जी अली, स्कॉलरशिप के लिए आपने यूनिवर्सिटी के पहले 6 सेमेस्टर में ऐसा प्रोफाइल बनाना है पहले 3 सालों में कि प्रोफेसर जो है वो अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन स्टूडेंट्स को छोड़ के आपको हायर कर। तो फिर छठे सेमेस्टर के एंड पे आपने अप्लाई करना स्कॉलरशिप के लिए। तो फिलहाल आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपका प्रोफाइल इतना अच्छा हो जाए कि आप अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन स्टूडेंट को टक्कर दे सकें। और वो हाईकोर्ट गुरु हेल्प करता है प्रिपेयर करने की, अगर आप रेगुलर हैं तो आपका बन जाएगा। तो एक और साथी क्वेश्चन है कि जी पोस्ट डॉक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है सीजीपीए की। तो पोस्ट डॉक के लिए पीएचडी होनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल सीजीपीए इतना मैटर करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन इसमें। और एक और साथी पूछ रहे हैं कि क्या बैचलर के लिए स्कॉलरशिप होते हैं। तो बैचलर के लिए अमेरिका में स्कॉलरशिप नहीं होते, और हम रिकमेंड भी नहीं करते कि आप बैचलर पाकिस्तान से बाहर करें। पाकिस्तान में बैचलर का लेवल काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपको पाकिस्तान से बैचलर करें, बैचलर में सीजीपीए अच्छे से अच्छा रखें। तो ये 2 क्वेश्चन हैं कि प्रोफाइल कैसे बनाया जाए। एक स्टूडेंट है इकरा मंजूर, इनका 3.84 सीजीपीए है, 6th सेमेस्टर में है। तो मैम आपका, अगर आप हाईकोर्ट गुरु पे नहीं है तो अभी ऑब्वियसली आपका प्रोफाइल एम्प्टी है। तो आप ये करें कि अभी स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में जाएं, हार्वर्ड के कंपटीशन में जाएं और बर्कले के कंपटीशन में जाएं, और गर्मियों में आइल्स करें और 1 अगस्त से अप्लाई करना शुरू कर दें। तो आइल्स भी आप हाईकोर्ट गुरु से कर सकते हैं, ये आप चीज़ें भी हाईकोर्ट गुरु से कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल, आपका सीजीपी काफ़ी अच्छा है, वो आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और ये मोहम्मद अली कह रहे हैं उनका 3.87 सीजीपी है, तो आपको भी स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन में चले जाएं तो इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि सीवी आपका बनता है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि प्रोफेसर से जब आप इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे ना पीएचडी के लिए, तो आप प्रोफेसर से इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप वो अगर आप पहले किसी इंटरनेशनल इवेंट में नहीं गए तो आप वो बोल नहीं पाएंगे। और हम रिकमेंड ये करते हैं कि कम से कम हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में जाएं, और एक इंटरनेशनल इवेंट में जाने के लिए 5-6 घंटे चाहिए होते हैं पर मंथ। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसके लिए कई दिन ज़ाया कर दें। तो ये मैम एनएम का क्वेश्चन है कि 3.6 के साथ सीजी पे कैसे लें, और मोहम्मद अली का क्वेश्चन है कि 3.87 के साथ प्रोफाइल कैसे बने। तो इसके लिए आप दोनों मेरी कैरियर काउंसलिंग की 4 टॉक्स हैं जो कि ऊपर चैट में शेयर की गई हैं, वो सुन लें और उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे, और ये 7 से 8 घंटे की टॉक है, उनके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखें, पाकिस्तान में जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो दे आर गुड एनफ टू गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप, प्रोवाइडेड कि वो दिन का कम से कम 1 घंटा इस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करें। 1 घंटे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल। तो किसी और साथी को क्वेश्चन है तो वो बोल दें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर एक्चुअली मैं गांव से तलक रखता हूँ, तो मेरे घर वाले सिर्फ मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाई कोर्ट गुरु का क्या फायदा है आपको अमेरिका ले जाने में। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाईकोर्ट गुरु का ये फायदा देखें, अगर आप अमेरिका आ जाएं, आप अमीर हो जाएं, तो हो सकता है आप मुझे जहाज गिफ्ट कर दें, है ना। जी तो कितना बड़ा फायदा मेरा, जी जी है ना। हो सकता है आप मुझे लॉस एंजलिस में बीच के ऊपर घर गिफ्ट कर दें जब आप अमीर हो जाएं। जी जी सर। तो भाई हाईकोर्ट गुरु का कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें जी दिया तो हम आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बाकी और जी कोई सर, फायदा नहीं है। मैं काफी देर से हाई कोर्ट गुरु पे हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता हूँ, वो मुझसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि यार ऐसा नहीं होता कि कोई आपको ऐसे ही ले जाए। तो मैं देखिए उन्हें कहता हूँ यार ये हो जाएगा ऐसे। देखिए आप आपको
आप सीरियस हैं अपने दोस्तों की हेल्प करने में? जी सर, मैं तो सीरियस हूँ। अगर आप सीरियस हैं ना तो पहले अपने आप को सक्सेसफुल करें, आपके दोस्त खुद ही मान जाएंगे। जी सर, मैंने उनसे यही बात की है। मैंने कहा एक दिन आप देख लेंगे मुझे तो फिर आप मानेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ओके। माशाल्लाह उसी चीज़ पे कार बंद रहें, बाकी काम बंद कर दें। सबसे इंशाल्लाह बड़ी जरूर करेंगे। तबलीग ये होती है कि काम खुद करके दिखाएं। ओके तो सर। जी ये जिशान का हैंड रेस था, अगर उन्होंने क्वेश्चन करना है तो कर लें। मेरा ख्याल जिशान नाम था उनका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये चाहिए कि क्या कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है पाकिस्तान में या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम फास्ट, लेकिन मेरा तब से जीपीए था 2.9 अराउंड। तो मेरी एक लास्ट आपसे डिस्कशन हुई थी, देन वी प्लान कि हमें जो है ना एमएस इधर से स्टार्ट करना चाहिए, इवन विद वीयू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो आई जस्ट वांट डबल चेक कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अगर हम कर लेते हैं एमएस यहाँ से और अच्छा सीजीपी ग्रैब कर लेते हैं तो वुड इट वर्क? हाँ मेरे अभी तक तो काम कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारी जो स्टूडेंट अभी पहली फैंग में गई हैं, जिनकी माशाल्लाह $2.5 लाख पर ईयर सैलरी लगी है, तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी करेगी। चलो तो थैंक यू। तो हाँ बिल्कुल। जी शहबाज अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे अपनी सिस्टर के ब्याह पे क्वेश्चन पूछना है, वो इस वक्त मीटिंग में नहीं है। सर हम ना दोनों बहन भाई 3-4 माह से और कोड ग्रुप पे हैं और पाइथन के 3-4 सेशन हमने अटेंड किए हैं। कुछ एक में जस्ट प्रेजेंट किया है वीकेंड पे या कह लें कि वीकली फ्राइडे वगैरह पे। तो पिछले एक सेशन में आपने कहा था कि वो उस पे जाएं कोड इन प्लेस में बतौर इंस्ट्रक्टर। तो मैंने तो सर अप्लाई कर देना है, लेकिन अपनी सिस्टर के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि उसको ना ज़्यादा हाव नो नहीं है पाइथन की और कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़े वीक हैं। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वो एज ए लर्नर जाना चाहिए या एज ए इंस्ट्रक्टर जाना चाहिए? वैसे तो मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ, उनको कोड को अंडरस्टैंड करने में भी और हर चीज़ में भी। इस सवाल का मैं कई दफ़ा आंसर दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। देखें, अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो क्या आपको बाहर बैठे स्विमिंग आ जाएगी? यहाँ पानी में जाएंगे, कुछ अरसा स्ट्रगल करेंगे, फेल होंगे कुछ अरसा, फिर आस्ता आस्ता स्विमिंग आ जाएगी। सीधा सा भी सवाल का जवाब दें आप। सर बिल्कुल, हमें वो प्रैक्टिस करने से चीज़ें आएंगी। हाँ चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है फिर आ जाती हैं। तो अगर जी। उन्होंने ज़िंदगी में आगे जाना है, तो ऑब्वियसली गो फॉर द बेस्ट थिंग। और बेस्ट थिंग क्या है कि एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करें। स्टैनफोर्ड में पढ़ाने के लिए आपका पाइथन का आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो ज़िंदगी में बस ट्राई करें, थैंक यू। फेल हूँ, ट्राई करें, फेल हूँ। ट्राई फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड गो हेड फास्ट। तो ये एक डरपोक बंदे की निशानी है कि वो एज अ स्टूडेंट जा रहा हो, जब स्टैनफोर्ड कोई पैसे नहीं मांग रहा है एज अ इंस्ट्रक्टर अप्लाई करने के। तो ये एक फेल बंदे की निशानी है। जी मैम फरीशा नदी। जी किसी और साथी का क्वेश्चन? सर अगर हम आई कोड गुरु पे 1 घंटा डेली दें तो मतलब कितने टाइम तक हम प्रिपेयर हो सकते हैं? ये टाइम जो है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन कई लोगों को 2 हफ्ते लगते हैं, कईयों को 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 2 महीने लगते हैं ऑन एवरेज। फिर इसे मैक्सिमम किस तरह हम लोग मतलब ले सकते हैं आई कोड गुरु से फायदा? आप बस रेगुलर रहें आई कोड गुरु में, सही है। दैट्स इट। और इतना रेगुलर रहें कि आप थकें ना, यानी कि जी आप सर। क्लास में आ जाएं, सुने, अगर एनर्जी है तो रिवाइज कर रहे हैं, नहीं एनर्जी तो बिल्कुल रिवाइज ना करें, लेकिन क्लास में लाजमी है। क्लास में आके बोलें, एक्टिव हो, जैसी समझ आती है वैसे एक्टिव हो, तो आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। फेल होने का तरीका ये है कि आप कहेंगे मैंने आज ये लीड कोड का सवाल आज ही करके छोड़ना, 12 घंटे लग रहे हैं सवाल पे, और फिर
अगला एक हफ्ता बिल्कुल भी ना आए और उस दौरान में भूल जाएं कि हाई कोर्ट गुरु का क्लास भी लेनी थी, और फिर छोड़ दें हाई कोर्ट गुरु को। ये फेल होने का तरीका। जी मैम फरीशा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आप बैचलर्स पाकिस्तान में रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो इनका तकरीबन बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अगर हम कोई शॉर्ट अच्छा कोर्स भी करना चाहें तो वो भी नहीं है, लेकिन अच्छा इनकी डिग्रीज बाकी यूएसए में या यूएई में हैं। तो अच्छा। आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि गूगल में लेट्स सपोज ब्लॉकचेन की टीम में जाने के लिए क्या ब्लॉकचेन आना चाहिए आपके ख्याल में? आपका क्या ख्याल है? जी मैम फरीशा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर ब्लॉकचेन प्लीज। की जॉब करने के लिए ब्लॉकचेन आना जरूरी होता है? जी। बिल्कुल भी नहीं जरूरी होता। क्या गूगल में साइबर सिक्योरिटी की टीम में जाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का आना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या गूगल में एआई की टीम में जाने के लिए एआई का आना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं इस पर डिग्रीज यूनिवर्सिटी क्यों करवाती हैं? वो यूनिवर्सिटियाँ डिग्री इसलिए करवाती हैं कि जो स्टूडेंट है ना वो उन टेक्नोलॉजीज को अट्रैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो नए नए नाम होते हैं, तो यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट मिलते हैं और यूनिवर्सिटी का बिजनेस चलता है। पाकिस्तान का जो बैचलर है वो दुनिया की टॉप की कंपनीज के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारा जो पहला स्टूडेंट दुनिया में दुनिया की बेस्ट कंपनी में अमेरिका में गया पाकिस्तानी, जो अमेरिका स्कॉलरशिप लेके आया था, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है लड़की। और दूसरी लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की ग्रेजुएट है। अभी तीसरी भी लड़की है जो जॉब शुरू करने लगी है, वो मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध की ग्रेजुएट है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पाकिस्तान का मास्टर अच्छा, बीएस अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का बीएस दुनिया में हर जगह कंसीडर होता है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आपको अंडरग्रेड में चाहिए गया, आपको अंडरग्रेड में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सीजीपीए चाहिए, ना तो यूनिवर्सिटी का नाम मैटर करता है, ना ये मैटर करता है कि आपको आता कितना है। सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए चाहिए। क्योंकि जब डिग्री हो जाती है तो आप सीख तो बाद में भी सकते हैं, सीजीपीए बाद में फिक्स नहीं कर सकते। तो अच्छा सीजीपीए चाहिए। मसलन वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 3.8 सीजीपीए वाला जो है, फास्ट के 2.8 सीजीपीए को उससे बहुत ज्यादा आता है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 3 सीजीपीए अमेरिका में स्कॉलरशिप ले लेता है, फास्ट का 2.8 को नहीं मिलेगा। तो सीजीपीए मैटर्स, यूनिवर्सिटी नेम डज नॉट मैटर। दूसरी चीज है कि सीख लें कुछ। अगर यूनिवर्सिटी में नहीं सीख रहे तो आप आईकुड गुरु पे हैं तो हम आपको सिखा देंगे। और मैं ये बात कर रहा हूँ उन जॉब्स की जिनमें करोड़ों रुपए पर मंथ की जॉब मिलती है। मैं $5 पर आवर की फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रहा। ये बात क्लियर होगी आपको? मैम फरीशा, अगर क्लियर नहीं तो बताएं, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। सर दोबारा पूछिएगा। मैंने कहा ये बात आपको क्लियर हो गई है, या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, या इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है तो पूछें क्वेश्चन। सर मैंने गैप लिया है अपने 12th के बाद 1 ईयर का, कि मैं स्किल्स सीख सकूँ ना, पाकिस्तान में हूँ। हम्म लेकिन अभी मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीख रही हूँ और मैंने 6 मंथ्स में बहुत अच्छी सीख ली है, लाइक हम्म। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई है और अभी इम्प्रूव कर रही हूँ। लेकिन मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कहीं पे कोई फीचर नहीं है। वो किसने बताया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट है टोटल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई फील्ड नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है वो।
तो ये आपको गैप लेने की ज़रूरत नहीं थी। आप बीएस करें, बीएस के पहले 3 सेमेस्टर में आप तैयारी करें गूगल की, आई कोड गुरु के ऊपर, पहले 3 साल। 3 साल के बाद आइल्स दें, अमेरिका के लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लें जो महीने का $2000 होता है। उसके बाद गूगल में जॉब करें, महीने की 60-70 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी के साथ। दिस इज द कैरियर। गूगल का मतलब है गूगल लेवल की कंपनीज में, गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, amazon में, इन कंपनीज में। दैट इज द कैरियर पाथ वन शुड फॉलो। तो जो आप ब्लॉकचेन की बात कर रही हैं, सिलिकॉन वैली में इस टाइम टोटल 1 लाख जॉब होंगी। ब्लॉकचेन की 1 लाख में से शायद 1 या 2 जॉब होंगी, और उन पे भी वो आपको नहीं रखेंगे। उसमें उन पे भी वो वर्ल्ड क्लास किसी एक्सपर्ट को रखेंगे जो ब्लॉकचेन का वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट होगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो मेरी अब 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें, उसमें बताया हुआ कैरियर को प्लानिंग कैसे करते हैं। फ्लैट में वो कैरियर काउंसलिंग की शेयर कर दी गई है लिंक्स, आप उसको हाँ, अपने उनको बात कर सेव रहे कर हैं। सकते हैं जी, अपने पास सेव करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर ऑन द वे कभी जी आप जी कोई एक क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं। जी। ये मोहम्मद अली का चार्ट में क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज ना हो तो वो बंदा बाहर तो नहीं जा सकता। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी से मेरी मुराद है एचईसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। अगर कोई चीज़ एचईसी से अप्रूव नहीं है तो उसे उसे मैं यूनिवर्सिटी नहीं कह रहा। तो मैम अनम का क्वेश्चन है कि सर विदाउट स्किल हम गूगल में साइबर सिक्योरिटी में कैसे काम कर सकते हैं। तो मैम अनम, जो गूगल, एप्पल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं। सिर्फ अमेजोन में 20 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं। इन सब डिपार्टमेंट्स का जो इंटरव्यू है वो एक ही होता है, और वो लीड कोड से होता है। एल्गोरिथम का इंटरव्यू होता है, लीड कोड वेबसाइट जो उससे, जिसकी हम यहाँ तैयारी भी करते हैं। और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप टीम चूज करते हैं कि अच्छा मैंने एआई वाली टीम में जाना है, या साइबर सिक्योरिटी की टीम में जाना है, या किसी और में जाना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में अगर आपने आर्मी में जर्नैल बनना है तो आप ये नहीं देखते कि आर्मी में जर्नैल सारा दिन क्या करता है और वो काम करें। आप आईएसएसबी का टेस्ट क्लियर करते हैं। अगर आपने फेडरल सेक्रेटरी बनना है तो आप ये नहीं प्रैक्टिस शुरू कर देते कि फेडरल सेक्रेटरी सारा दिन क्या करता है, फोन कैसे सुनता है, गाड़ी में कैसे बैठता है। आप उसके लिए सीएसएस की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह गूगल, एप्पल, अमेजोन में कोई भी काम करने के लिए आप वो काम नहीं सीखते। आप ये देखते हैं कि इन कंपनीज का टेस्ट कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, और वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ पे आई कोड गुरु पे इन कंपनीज के इंटरव्यू की तैयारी करते करवाते हैं आपको। और हमारे फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं इन कंपनीज में, तो हमें पता है कि ये काम कैसे करते हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? कोई फीडबैक आई कोड गुरु के लिए? जी सर, मेरा एक फीडबैक था। जी तो लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि डीएसए को टॉपिक वाइज ना करें, ज़्यादा कोशिश करें कि आप उससे रैंडम प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। मैंने 2 दिन पास्ट में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया लीड कोड के। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर बंदा रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करता है विदाउट के एक स्पेसिफिक बिल्कुल टाइप जी, के प्रॉब्लम सॉल्व करे। बिल्कुल। ह्यूमन ब्रेन ट्रेन ही इस तरह होता है। अगर आप वो वाला काम करो ना कि एक एक टेक्निक सीखी और उसके 20 प्रॉब्लम कर ली, तो वो अब रट्टा मार रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन ट्रेन नहीं होता उससे। जी सर, और दूसरा आपने ये कहा था कि कोडिंग जो है वो टीम में करें और क्या कहते हैं, अकेले ना सीखें कोई भी स्किल। तो कोडिंग बडी होना काफ़ी लाजमी है, या फिर आप हाई कोड गुरु पे प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, या फिर हाँ, उसके अगर बगैर मेरे से नहीं कोडिंग होगी। मैं ये अपना बता सकता हूँ आपको कि अगर मैं अकेले कोडिंग करूँ तो मेरे से नहीं होगी, मैं जो मर्जी कर लूँ। जो लोग अकेले कोडिंग करते हैं ना, उनमें से 90%, बल्कि 99% को दुनिया की अच्छी किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलती। उसकी रीज़न क्या है कि हर प्रॉब्लम को करने के कई तरीके होते हैं, उन्हें एक तरीका आ जाता है
बाकी तरीकों का पता ही नहीं होता। जब आप ग्रुप में काम करते हैं ना, तो आपको सारे तरीकों का पता चलता है। कोई बंदा आएगा वो किसी तरीके से करेगा, कोई बंदा आएगा किसी तरीके से करेगा। तो इसलिए यहाँ सिलिकॉन वैली में मेरे कई जानने वाले हैं जो 10 10 15 15 साल से तैयारी कर रहे हैं फैमिली में जाने की। तो लेकिन वो तैयारी अकेले कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी सिलेक्शन नहीं होती। तो इसलिए दिस इज रेसिपी फॉर फेलियर कि आप खुद अकेले तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, किसी और साथी क्वेश्चन? तो हाँ। चलो ठीक है जी, आज की वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। तो जवाब, थैंक यू, आपने बड़े अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। तो मैम रहीला तो नहीं आई दोबारा, लेकिन मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि इन चीज़ों में टाइम कितना लगता है। तो देखें, बेसिकली आपने जो स्किल चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि खुद कैसे लर्न करते हैं। आई कोड गुरु की मेन स्किल हम ये सिखाते हैं। तो कोई ये स्किल आ जाए, फिर आप एआई भी कर सकती हैं, कोडिंग भी कर सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं। तो ये स्किल सीखने पे एक एवरेज जो टाइम है आई कोड गुरु पे, वो लोगों को लगता है तकरीबन 2 महीने। तो 2 महीने बाद आप कंफर्ट होकर खुद चलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो चलें जी, किसी क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स गो टुवर्ड्स द टुडेज वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, अनस, अप टू यू। वालेकुम। अच्छा, आज की हमारी जो वर्कशॉप है वो मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स की है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन और ह्यूमन का जो सोचने का तरीकाकार है वो काफ़ी हद तक सेम है। जिस तरह से एक ह्यूमन सोचता है उसी तरह से एक मशीन भी सोचती है। अगर मैं एक ह्यूमन से बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उससे कहता हूँ लाइक आपका क्या हाल है, तो अगला ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं उल्टा बोलूँ तो अगला ह्यूमन भी परेशान हो जाएगा। इसी तरह से एक मशीन भी परेशान हो जाती है। तो जो मशीन को जो हमने डेटा देना होता है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देना होता है जिसको मशीन इजीली एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस कर सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। हम उस डेटा को क्लीन करके देते हैं। पाइथन की एक लाइब्रेरी है पांडास, उस पांडास के जरिए हम डाटा को क्लीन करके मशीन को देते हैं। ऑलरेडी वो बने बनाए एल्गोरिदम होते हैं, उसको लगाते हैं, मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। और देन वो मॉडल हमें जब ट्रेन हम उसको करवा लेते हैं देन हमें वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट भी देती है, प्रडिक्शंस भी देती है। ये इसका एक मेन आइडिया है इसका मशीन लर्निंग का। तो मशीन और ह्यूमन का सोचने का तरीकाकार काफ़ी हद तक तकरीबन सेम है। बस वो एक मशीन है, हम एक ह्यूमन है। अच्छा, machine learning is the subset of artificial intelligence that enables computers to learn pa- patterns from data and make decisions or prediction without explicit programming। machine learning एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पाथ है जिसमें हम कंप्यूटर्स को इनेबल करते हैं कि वो डाटा की कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीखे, देन बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके, बेहतर से बेहतर प्रिडिक्शंस दे सके विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। बहुत ही कि इतनी हैवी हमें प्रोग्रामिंग इसमें नहीं करनी पड़ती। अच्छा, देन हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, इसकी 3 टाइप्स है मशीन लर्निंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल है सुपरवाइज लर्निंग। द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल डाटा इनपुट आउटपुट पेयर्स। आपने कोई भी एक्सेल की फॉर्म में डाटा सेट देखा हो जिसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम, फीचर्स, एट्रीब्यूट ये एक ही हैं। अच्छा, इनपुट भी होता है उसमें, आउटपुट भी होता है। लाइक हम एग्जांपल की बात करते हैं, predicting house prices based on feature like size, location, etc। लाइक एक हाउस है, उस हाउस का जो प्राइस है वो उसकी आपको पता है पाकिस्तान में डिपेंड करती है कि भाई उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, उसकी बेस पे वो उसकी प्राइस होती है हाउस की। अगर कोई अच्छी जगह है तो उसकी प्राइस ज़ाहिर बात है हाउस की कॉलोनीज की वो महंगी होगी। तो इसी तरह से इसमें इनपुट जो होता है और जो प्राइस वाला होता है कॉलम वो आउटपुट होता है।
देन हम उस एल्गोरिदम को लगाते हैं, वो एल्गोरिदम उस डेटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीखता है, देन बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। अभी हम इसके ड्रॉबैक्स की भी बात करेंगे कि अगर वो रिजल्ट प्रेडिक्शंस अच्छी ना दे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए जिससे वो बैक प्रोपेगेशन से मीन्स वो दोबारा जाके डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करता है, देन बेहतर से बेहतर प्रेडिक्शंस देता है। तो इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, स्पोर्ट वेक्टर मशीन और ये न्यूरल नेटवर्क्स, ये तो डीप लर्निंग का बात है। ये ऑलरेडी बने बनाए एल्गोरिदम है, हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, लगाना है और अपना काम करना है। अच्छा, इसी तरह से एक और है इसकी टाइप है मशीन लर्निंग की, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है कि सिर्फ हम मशीन को इनपुट वाली कॉलम्स देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारी सीजीपीए वाली कॉलम है, एक हमारी हमने कौन सी डिग्री की हुई है, देन आउटपुट में है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 के से ऊपर सीजीपीए होगी तो हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाहर, लेकिन अगर 3 से नीचे होगी तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो मशीन उस कॉलम्स को पढ़ के खुद आउटपुट प्रेडिक्ट करेगी, खुद वो आउटपुट प्रेडिक्ट करेगी भाई कि इसकी पीएचडी की स्कॉलरशिप हो सकती है कि नहीं। मिनिमम तो मिनिमम सीजीपीए हमारी होनी चाहिए 3। वो खुद मशीन उसको देखेगी, एग्जीक्यूट करेगी, प्रोसेस करेगी, देन खुद वो प्रेडिक्ट करेगी। इसमें हम आउटपुट वाली कॉलम नहीं देंगे, मशीन खुद सोचेगी और देन वो प्रेडिक्ट करेगी। इसी तरह इसके भी कुछ एल्गोरिदम्स है, के मींस क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ऑटो इनकोडर्स, ये भी ऑलरेडी बने बनाए एल्गोरिदम्स हैं। हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, लगाना है और अपना काम करवाना है। अच्छा, फिर हमारी आ जाती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। Reinforcement learning is a learning method where an agent interacts with the environment, takes actions, and receives awards or penalties to learn the best strategy over time. अच्छा, इसकी ये एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। Reinforcement learning is like training a dog with rewards and punishment. The AI agent tries different actions, learn from the results, and improve over time to maximum reward. Like आपका एक हमारे पास एक डॉग है, हम वो रिवार्ड से सीखता है, पनिशमेंट से सीखता है। पनिशमेंट से सीखते सीखते वो बेहतर से बेहतर होता रहता है डे बाय डे। ये हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एक एग्जांपल ले सकते हैं, मीन्स कि वो अपने मिस्टेक से वो सीखता है, मिस्टेक से सीखता है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। ये हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके भी कुछ एल्गोरिदम्स है, क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क, प्रोक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, और भी 2-3 हैं। हमने ये भी इसी तरह ही हमने ऑलरेडी बने बनाए एल्गोरिदम्स हैं, हमने क्या करना है, इनको पकड़ना है, लगाना है और अपना काम करवाना है। अच्छा, तो हमारा आइडिया क्लियर हो गया कि मशीन को जो हमने डाटा देना होता है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में देना होता है। जी निशान पूछें सवाल, सर निशान पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये रीइंफोर्समेंट में आपने बताया कि बेस्ड ऑन मतलब मिस्टेक या फीडबैक ये सीखता है, तो क्या इसमें थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या हम कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करते हैं या मॉडल खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है कि ये मिस्टेक थी? सर ये इसको मेनली ज़्यादा हमने यूज़ तो नहीं किया है, मोस्टली ज़्यादा हमने अभी तक जो काम किया वो किया सुपरवाइज और अनसुपरवाइज पे। मीन्स कि इसमें यही होता है कि मशीन जो होती है वो फिर मिस्टेक से लर्न करती है। अब जिस तरह सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या होता है कि बैक प्रोपेगेशन को हम यूज़ करते हैं। बैक प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन में क्या होता है कि मशीन दोबारा जाके डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीखती है, इसको लर्न करती है डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देती है। इसके मीन्स के ये अपने जो पनिशमेंट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, सब वो सीखती है। इसका भी आजकल इतना इसका भी यूज़ है नहीं रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। मोस्टली आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग को कर रहे हैं आजकल। थैंक यू सर। अच्छा, इधर तक हमारा मेन आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए कि मशीन किससे सीखती है, डाटा से। जिस तरह मैं एक ह्यूमन से बात करता हूँ, इसी तरह से एक मशीन को भी हमने डाटा देना होता है। देन वो ऑलरेडी बने बनाए एल्गोरिदम होते हैं, वो जो बने बनाए एल्गोरिदम्स हैं वो डाटा से सीखते हैं, देन बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते हैं। अगर वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट नहीं देते तो उसके अंदर हम बैक प्रोपेगेशन करते हैं, जिसमें वो डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को दोबारा लर्न करता है, देन बेहतर से बेहतर प्रिडिक्शंस देता है। उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो इधर तक किसी का क्वेश्चन हो और किसी का। अच्छा सर, थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे लेबल डाटा और अनलेबल डाटा को,
कि इसमें किस टाइप का डाटा हो सकता है हमारे पास इनपुट में और आउटपुट डाटा में। डाटा हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जो भी हम सोशल मीडिया पे अपनी रियल लाइफ में डाटा देख रहे हैं, किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो मशीन उसको सीख सकती है, लर्न कर सकती है। ओके, तो चाहे जो वो हमारे पास अनलेबल डाटा होगा, तो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें हमारे पास जस्ट इनपुट होगी, तो आउटपुट वो खुद मॉडल प्रिडिक्ट खुद करेगा। ही प्रेडिक्ट करेगा आउटपुट, ऐसे ही। जी बिल्कुल। ओके ओके। लाइक आपके पास एक लाइक लाइक एक ब्रेड है, ब्रेड के साथ अब एग्स बिक रहे हैं ज्यादा। अब मीन्स के इसमें हम इस तरह के ये अनसुपरवाइज को मोस्टली तब यूज करते हैं। अनलेबल डाटा का भी कह सकते हैं, आउटपुट भी खुद प्रिडिक्ट करता है, और हम इसको सेल्स मार्केटिंग में वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं, इसको अनसुपरवाइज लर्निंग को। लाइक अगर ब्रेड के साथ अगर ज्यादा एग्स बिक रहे हैं, तो ये बताएगा भाई इसके साथ अगर हम केचप केचप भी बेच रहे हैं, तो क्या केचप अगर हम बेच रहे हैं तो क्या इसके साथ ये बेनिफिट हो रहा है, क्या हमें नुकसान हो रहा है। ये मीन्स कि अनसुपरवाइज लर्निंग की इस तरह की वर्किंग होती है इसकी। ओके, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसा कि इमेज प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट आ जाती है, उस इनपुट की बेस के ऊपर इमेज जनरेट हो जाती है। दोबारा पूछिएगा सवाल अपना। मैं सर कह रहा हूँ जैसा कि हमारे पास चैट जीपीटी है, अगर हम उसको इनपुट देते हैं, कोई हमें जी इमेज जनरेट करवानी है, तो वो जी उस इनपुट की बेस के ऊपर हमें आउटपुट दे देती है एक इमेज। जी। वो बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर उसके अंदर ज्ञान, वो ज्ञान का पार्ट यस, है। हाँ, आप डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, बट मैं ये इसके ऊपर ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि अनसुपरवाइज्ड ऐसे ही काम करती है लर्निंग। अनसुप कह सकते हैं आप, इस तरह हो सकती है, लेकिन ज्यादा ये ज्ञान के अंदर इसके अंदर होता है अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। मैंने इसको कभी किया नहीं यूज, लेकिन ज्यादा ओके वो ओके। ज्ञान में होता है वो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डाटा सेट चाहिए। अच्छा, डाटा सेट या तो फिर हमें मोस्टली वेबसाइट से मिल जाता है, लाइक कैगल हो गया, और भी डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाता है। अगर डाटा हमारे पास नहीं होता, तो हम उस डाटा को स्क्रैप करते हैं यूजिंग पाइथन की एक लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल सूप और सेलेनियम। ब्यूटीफुल सूप होती है यूज वो डाटा को स्क्रैप करने के लिए। सेलेनियम का करती है उस काम को ऑटोमेशन करने के लिए, वो यूज होती है। तो हम वो या तो स्क्रैप करके भी उठा सकते हैं, एपीआईज की हेल्प की मदद से भी उठा सकते हैं, मीन्स के इसके जरिए हम डाटा को उठा सकते हैं इजिली। अच्छा, देन हम उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं। डाटा आ तो गया, अब डाटा को हमने उसकी क्लीन भी करना है। फॉर एग्जांपल डाटा के साथ के अंदर आउटलायर्स भी हैं। पहले मैं हैंडलिंग करता हूँ मिसिंग वैल्यू, लाइक डाटा सेट है हमारे पास एक्सेल की फॉर्म में, उसके अंदर कुछ मिस है डाटा, लाइक खाली है डाटा एक्सेल की फॉर्म में, तो हमने उसको हैंडल करना होता है। या तो हमें उसको फिल कर देना चाहिए होता है, या तो फिर मोस्टली हम उसको फिल ही कर देते हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड फिल के साथ। लेकिन हमने उसको किसी ना किसी तरह हैंडल करना होता है, क्योंकि जिस तरह हम एक ह्यूमन भी परेशान हो जाता है, उस तरह से एक मशीन भी परेशान हो जाती है। देन हम उसके अंदर आउटलायर्स को भी रिमूव करते हैं। आउटलायर्स मुराद, लाइक पाकिस्तान में एज चल रही है एक 1 ईयर से लेकर 50 एज तक मोस्टली, किसी की एज आ जाती है 500 ईयर, तो वो एक आउटलायर है। जिस तरह से एक ह्यूमन भी परेशान हो जाएगा भाई 500 साल किसकी एज आ गई, इस तरह से एक मशीन भी परेशान हो जाती है कि भाई 500 ईयर किसकी एज आ गई। तो हमें उस डाटा को उस आउटलायर्स को रिमूव करना होता है हमने, ताकि इसको मशीन इजीली एग्जीक्यूट कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। अच्छा, बाद बाद में डाटा प्री प्रोसेसिंग में है नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, जिस तरह से एक ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है, उसी तरह से एक डाटा का भी बिहेवियर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड एक स्केलर है, ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा का जो बिहेवियर है, ये उसको बराबर पे ले आता है। ये नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन है एक एल्गोरिदम, ये भी बना बनाया एल्गोरिदम है। हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, लगाना है और अपना काम करवाना है। इसको हमने ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को दोनों को बराबर पे ले आता है, उसके बिहेवियर को। अच्छा, देन आई थी फीचर इंजीनियरिंग। अच्छा, ये फीचर इंजीनियरिंग हम इससे पहले करते हैं, लाइक डुप्लीकेट, जब हम डाटा की मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करते हैं, सबसे पहला काम हमारा फीचर इंजीनियरिंग का होता है। देन ये वाला होता है, देन हमारे क्लीनिंग का होता है, देन हमने ये इसको नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन को अप्लाई करना होता है।
कुछ कॉलम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारी डाटा के लिए यूजफुल नहीं होते। लाइक अब अगर फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, तो तकरीब एफएससी के, तो जिसके 1000 मार्क्स से ऊपर होंगे, इसकी मैं कैसे एग्जांपल लूँ, 1000 मार्क्स से ऊपर नंबर होंगे, सिर्फ वही उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर कुछ कम नंबर वाले ने भी अप्लाई किया हुआ है, तो हमने उसको फिर रिमूव करना होता है। ये भी एग्जांपल तो एक रो की होगी, या कुछ ऐसे मीन्स के कुछ ऐसी कॉलम्स होती हैं जो हमारी ना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए ना, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, फिश इंजीनियरिंग के इसके ना ड्रॉप कर देते हैं उस कॉलम्स को, जिससे हमारी मशीन को, क्योंकि जो हमारी इंपॉर्टेंस कॉलम्स है ना, सिर्फ हमने अपने एल्गोरिदम को वही देनी है ताकि वो एल्गोरिदम उसको प्रोसेस कर सके और एग्जीक्यूट कर सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। अच्छा, जब हमारा डाटा क्लीन भी हो गया, आउटलायर्स को भी रिमूव कर लिया हमने, अगेन आउटलायर से मुराद लाइक एक बंदे की एज है 1 से 50 एज तक, एक की आई थी 500 साल, तो वो एक आउटलायर है, उसको हमें रिमूव करना होता है ताकि मशीन उसको इजिली एग्जीक्यूट कर सके, प्रोसेस कर सके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। अच्छा, फिर आ जाता है स्प्लिटिंग डाटा। अच्छा, जब हमारा डाटा क्लीन भी हो गया, डाटा के बिहेवियर का हमने हमने कर लिया नॉर्मल, उसके बाद हमने डाटा को स्प्लिटिंग करना होता है। स्प्लिटिंग मीन कि अब हो तो गया, अब हमने एल्गोरिदम को लगाना है, वो एल्गोरिदम उस डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करेगा। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं कि 70% डाटा मशीन को देते हैं, 30% डाटा उससे छुपा लेते हैं। उस 70% डाटा पे उस मशीन के मॉडल को, उस डेटा सेट को उस एल्गोरिदम पे हम ट्रेन करते हैं, देन वो हमारा मॉडल रेडी हो जाता है। 70% डाटा देते हैं, 30% डाटा उससे छुपा लेते हैं, देन वो हमें प्रिडिक्ट करता है। देन जब वो 30% डाटा जो हम उससे छुपा लेते हैं, उसकी बेस पे हम उससे पूछते हैं भाई कि अब हमारा ये वो मॉडल बन गया है, क्या ये प्रिडिक्ट अच्छा कर भी रहा है कि नहीं। तो हम उस पर फिर टेस्ट करके भी इसको देखते हैं वहां पे। ट्रेनिंग डाटा से हमारा ये लर्निंग के लिए ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा, टेस्ट है, टेस्ट के अंदर हम 30% डाटा इसे छुपा लेते हैं, ट्रेनिंग के अंदर 70% दे देते हैं हम उसको। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? सर ये वैलिडेशन सेट थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। ये हाइपर पैरामीटर से मुराद वैलिडेशन होता है कि इसमें मशीन जाके ना सीखती है। फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, उस रिजल्ट के जब हमने रिजल्ट, फॉर एग्जांपल हमारी एक रिजल्ट आया 70% आया आउट ऑफ 100, तो उसमें हम क्या करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर एक बैक प्रोपगेशन का नाम लिया था, बैक प्रोपगेशन हम मोस्टली यूज करते हैं डीप लर्निंग के अंदर, उसका नाम कहते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर ज्यादा हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और बैक प्रोपगेशन इसका काम मिलता जुलता ही है। इसमें भी ये वही काम करता है कि डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को अगेन लर्न करता है। लाइक आपका एक टेस्ट था, आपके इसमें से मार्क्स हो रहे हैं, आप अगेन आपको सर कहते हैं भाई इसको आप दोबारा इसको लर्न करें और दोबारा टेस्ट दें। इसी तरह से इसके हम हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग के एग्जांपल ले सकते हैं। ये दोबारा से जाकर डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न करता है, देन बेहतर से बेहतर प्रेडिक्शंस देता है। डीप लर्निंग में हम बैक प्रोपगेशन कहते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर इसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं। थैंक यू सर। जी। अच्छा, देन हम मॉडल की सिलेक्शंस करते हैं। लाइक ऊपर हमने एल्गोरिदम्स के नाम पढ़ा था, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, उस एल्गोरिदम्स पे लगाते हैं। काम उनका यही है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आना, लेकिन उनका काम करने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है उनका। काम उनका एक ही होता है कि रिजल्ट उन्होंने लेके आना होता है। ट्रेनिंग के लिए हम उसको लगाते हैं, 30% डाटा छुपा लेते हैं, देन उसको ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन ट्री का हमारा रिजल्ट आ रहा है 70%, रैंडम फॉरेस्ट का आ जाएगा 80%, कि मीन्स के डिफरेंट एल्गोरिदम की डिफरेंट वर्किंग है, काम उनका एक है कि रिजल्ट लेके आना अच्छे से अच्छा। तो देन हम उसमें इसमें हम यही है कि मॉडल की हम सिलेक्शन करते हैं। ट्रेनिंग का मैंने आपको ऊपर बता दिया। अच्छा, एवेलुएशन। एवेलुएशन में क्या होता है कि हम एक्यूरेसी उसकी जान लेते हैं कि भाई कि एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर मैंने आपको पहले ही बताया जी। सर जिशान पूछे तो क्वेश्चन। अस्सलाम। सर मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि मॉडल सिलेक्शन जो है, क्या ये स्टार्ट पे बेस्ड ऑन डेटा हम कुछ डिटरमिन कर रहे होते हैं, या बेस्ड ऑन मतलब लाइक क्या क्राइटेरिया जिस पे हमें ये अंदाजा होता है कि जी इसमें आइदर सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, बट कौन सा मॉडल मतलब हमें बेस्ट रिजल्ट देगा।
या फिर अगर दूसरा ऑप्शन, मतलब इसको इसी को दूसरे साइड पे, सॉरी, दूसरी साइड पे अगर हम ये देखेंगे कि सुपरवाइज्ड में जितने भी अवेलेबल हैं सब पे टेस्ट करके सबके रिजल्ट्स को वैलिडेट करके देन फाइनली जो बेस्ट है वो सिलेक्ट किया जाए। इसमें एक हम होता है ग्रेडियंट बूस्टिंग। उसमें क्या होता है, हम तीन चार एल्गोरिदम्स को ना एक साथ ही अप्लाई कर लेते हैं और एक साथ ही उसका रिजल्ट देख लेते हैं। एक साथ ही उसका रिजल्ट देख लेते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग उसका नाम है। तो इसमें हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को हमें लगाना पड़ता है और उसका रिजल्ट देखना पड़ता है। वो एक, अगेन मैंने आपको बताया ग्रेडियंट बूस्टिंग है उसका नाम। उसमें हम एक ही दफा चेक कर लेते हैं सब एल्गोरिदम्स को लगा। सुपरवाइज लर्निंग से मुराद है हमारे पास इनपुट भी है, आउटपुट भी है। लाइक मैंने हाउस हाउस की लोकेशन का आपको बताया। एक हाउस की लोकेशन है, उसका साइज है, उसकी बेस पे उसने हाउस की जो प्राइस वो प्रिडिक्ट कर दी है। तो वो इनपुट भी हमारे पास दो कॉलम्स हैं, आउटपुट भी कॉलम्स है। इनपुट की बेस पे उसने आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है। ये सुपरवाइज लर्निंग था। अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन खुद सोचेगी और खुद वो प्रिडिक्ट करेगी, उसकी साइज और उसकी लोकेशन की बेस पे खुद प्रिडिक्ट करेगी। और अगर आई हम थिंक मल्टी, क्लियर है सर? जी, ये ओके ओके सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें, थैंक यू। ठीक। एवेल्युएशन में हम उसकी जब मॉडल ट्रेन हो जाता है देन हम उसकी इजीली उसकी एक्यूरेसी को देख सकते हैं। मीन्स कि उसकी रिजल्ट्स को दे सकते हैं कि उसका रिजल्ट 80% आया है, 90% आया है। जब 80-90% आता है कि हम, तो हम देखते हैं कि हमारा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। डीप लर्निंग में बैक प्रोपगेशन करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर हम उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं ताकि वो मशीन देन उस अगेन उस डाटा को लर्न करे, देन उसके जो रिजल्ट हैं वो बेहतर हो जाए। हाइपर पैरामीटर इसकी हम लर्निंग रेस को ये हम मोस्टली हम लर्निंग, ये डीप लर्निंग का पार्ट है। जब इसके अंदर लर्निंग रेट को हम लगाते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, जिससे हम उसकी इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। देन हम जब वो मॉडल हमारा रेडी हो जाता है तो जब देन सिंपली जाके हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। स्ट्रीमलिट एक नाम है, ग्रेडियो है, डोकर है। तो उस पर जाके हम उसको इजीली उसको डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे एल्गोरिदम्स हैं कॉमन्स एमएल्स के, जिसमें से एक लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है। आज हम डिसीजन ट्री पे थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे। स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, के नियरेस्ट नेबर्स हैं, न्यूरल नेटवर्क, ये डीप लर्निंग का पार्ट है। अगेन इनका सबका काम करने का तरीका कार डिफरेंट है। करना इन्होंने एक ईयर के रिजल्ट लेके आना है। बने बनाए एल्गोरिदम है, हमने उनको सिर्फ लगाना है, काम करवाना है और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। बस एक ऑलरेडी चीज बनी हुई है, सिर्फ हमने उसको पकड़ना है, लगाना है, दैट्स इट। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले हमने डाटा की कलेक्शन की, प्री प्रोसेसिंग की, जो भी हमारे पास कॉलम्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट कॉलम्स है, उनको हमने रिमूव करना होता है। देन हमने उस डाटा को स्प्लिट करना होता है, 70% डाटा देना होता है, 30% डाटा उसे छुपा लेना होता है। देन उसकी हम मॉडल की सिलेक्शन करते हैं, कौन सा मॉडल हमारे पास बेस्ट है। देन उसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, एवेलुएशन, हाइपर पैरामीट्रिक ट्यूनिंग करवाते हैं, जैसे मॉडल दोबारा जाके डाटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करता है, देन सिंपली जाके हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या है हमारे पास? जब हम मॉडल्स को ट्रेन को आते हैं तो उसके अंदर हमारे अक्सर हमारी और डाटा ओवरफिट हो जाता है। कभी कभी क्या क्या होता है कि 100/100 रिजल्ट आ जाता है। तो वो ओवरफिट का मीन्स कि उसमें हमारा जो मॉडल है वो जो मॉडल हमने रेडी किया वो ओवरफिट हो गया। मीन्स कि वो सही तरह से रेडी नहीं हुआ मॉडल, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से वो ओवरफिट हो गया। अंडर फिट भी कभी कभी हो जाता है, जब वो डाटा के रिजल्ट अगर बेहतर नहीं देता तो वो अंडर फिट हो जाता है। कभी कभी अंडर फिट हो, जब वो रिजल्ट बेहतर नहीं देता तो उस हम उसको कह सकते हैं कि हमारा ये मॉडल ये अंडर फिट हो गया। अक्सर हमारे पास देन हम बात करते हैं डाटा इम्बैलेंस की। डाटा इम्बैलेंस के अंदर क्या आता है, अक्सर जो हमारे पास डाटा सेट होता है ना, वो एक कह सकते हैं कि एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं होता। उसकी हमने हमें उसकी समझ नहीं लग रही होती कि वो डाटा सेट के अंदर हम क्या करें। कि उसके अंदर कभी कभी आउटलायर्स बहुत होते हैं, नल वैल्यूज बहुत होती हैं, उस डाटा का बिहेवियर भी पता नहीं डिफरेंट होता है। तो हम उसको ना वो इजीली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस पर प्रोसेस नहीं कर सकते। तो डाटा वो हमारे पास जो डाटा सेट होता है वो डाटा इम्बैलेंस हो सकता है। स्केलेबिलिटी का मतलब जिसमें हम हैंडलिंग कर सकते हैं लार्ज डाटा सेट को एफिशिएंटली। अच्छा, हमारे पास दो तरह के होते हैं।
एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट जो होता है ना, वो बाइनरी होता है। लाइक क्या आता है कि दो है, पास है कि फेल है। इसमें हम क्लासिफिकेशन में जब हमारा आउटपुट होता है ना, वो इस तरह का होता है। उसकी जो हम एक्यूरेसी को जो भी चेक कर सकते हैं ना, वो एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को जो चेक कर सकते हैं, वो यूजिंग इन मेथड से हम चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, ROC ACU कर्व है। और जो रिग्रेशन है, इसमें जो हमारा आउटपुट होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर होता है। लाइक आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है वो सबकी डिफरेंट है। आपकी डिफरेंट होगी, आपके साथ वाले की डिफरेंट होगी। आपके जो मीन्स की जो आउटपुट है वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर है। जी सर, मोहम्मद ईशान पूछें। जी सर, लास्ट स्लाइड पे ना एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग हमने पढ़ा है, तो क्या कोई वैल्यू हमारे पास होती है कि लाइक 70% को या 90 को, या किस किस स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को हम बोलेंगे कि ये अब ओवर फिट है या ये अंडर फिट है? ओवर फिट में ना मॉडल का जो रिजल्ट है ना, वो 100/100 आ जाता है। ओवर फिट या अंडर फिट हाँ, ओवर फिट में यही होता है कि मॉडल का जो रिजल्ट है ना, वो मीन्स की 100/100 आ जाता है। वो उसको हम कह सकते हैं कि वो ओवर फिट हो गया हमारा मॉडल। अंडर फिटिंग में ये होता है कि मॉडल जो हमारा है वो बहुत सिंपल है, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं। उसमें हम फिर क्या करते हैं, अगेन मैंने आपको बताया था कि हम उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, जिसमें वो डाटा के अगेन जाके वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करता है, देन बेहतर से बेहतर प्रिडिक्शंस देता है। जी। तो जो एक स्टैंडर्ड, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट मॉडल ट्रेन हो गया है, तो उसकी एक्यूरेसी किस रेंज में लायक करनी चाहिए? मोस्टली 90+, कह 92-3% कह सकते हैं। फिर भी आप जाके एक दफा इसकी पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, जी क्योंकि थैंक कभी। यू सर। जी। जी मोहम्मद सर मोहम्मद इब्राहिम। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही? जी सर। ओके, वो सर से शाह ने क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उसमें थोड़ा सा एड इन करना चाहूंगा, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का। तो ओवर फिटिंग का मतलब आसान अल्फाज में बताता हूँ। जैसे हम किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, मैं कोई एक लेसन पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उसको रट्टा लगा लूँ ना तो उसे ओवर फिटिंग कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आएगा। अब मैंने एक मॉडल ट्रेन किया, मिसाल के तौर पर अ, जैसे कि टाइटैनिक का डाटा ले लो। टाइटैनिक के डाटा में मैंने एक मॉडल ट्रेन किया, और जिसमें लाइक वो सर्वाइवल प्रेडिक्ट करता है कि यानी कि एक बंदा है, उसकी एज इतनी है, वो मर्द था या औरत था, जो भी हमने इनपुट्स दी और आउटपुट आई कि ये सर्वाइवल में है या नहीं है, यस या नो। लेकिन हमने ये मॉडल जो ट्रेन कर लिया है, अब अगर मैं बाहर का कोई डाटा लेके आऊंगा, देखे 100% डाटा में से 70% या 80% हमारा ट्रेनिंग होता है, 20% टेस्टिंग होता है। लेकिन ये मॉडल बिल्कुल वर्क कर रहा होगा, अच्छा आपको लग भी रहा होगा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एक्यूरेसी भी बड़ी अच्छी आ रही होगी। अगर आपने वैलिडेशन सेट नहीं लगाया तो आप पहचान भी नहीं पाओगे, सिर्फ आपको वो कर्व से पता चल जाएगा। लेकिन ये होता क्या, जब आप बाहर लेके जाते हो ना इस मॉडल को, लाइक आप जनरल डाटा पे जाके वर्क करते हो, तो वो क्या करता है, वो आंसर्स बिल्कुल सही नहीं होते। लाइक आप कहते हो यार ये तो करीब करीब भी आंसर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ओवरफिट हो जाना, रट्टा लगा लेना। मॉडल जो करता क्या है, ट्रेनिंग सेट पे इतना ज्यादा अच्छा रट्टा लगा लेता है कि उसकी जो कर्व बिल्कुल वही आ जाती है जो कि हमने दिया होता है। लाइक हमने एक इनपुट, जो इनपुट और आउटपुट दी हुई थी, उसी को उसने रट्टा लगा लिया। दिस इज कॉल्ड द ओवरफिट। अंडरफिट का आसान अल्फाज में मतलब है, वो एक लीनियर सी लाइन बना देता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता पैटर्न क्या है। तो ये है इसकी आसान, अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं। एक और क्वेश्चन निशान भाई ने किया था अबाउट द एक्यूरेसी। ये कोई सवाल ही नहीं है, लाइक आसान अल्फाज में कहा जाए एक्यूरेसी मॉडल की हम चेक कैसे कर रहे होते हैं। हम देखें, एक मॉडल है जिसकी एक्यूरेसी 70% है, अगर आप देखोगे तो वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू कोई 90% वाला। डिपेंड ये करता है कि क्या आपका मॉडल जनरल डाटा पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जनरल डाटा से मुराद है हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा से के बाहर जो डाटा है, जो कि जनरल लेवल डाटा है, पब्लिक डाटा है, जो जिस पे हम बाद में वर्क कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी कोई सेट नहीं यहाँ पर होता। एक्यूरेसी वैसे देखा जाए तो हम लेडर बोर्ड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर कंपटीशन कोई लेवल पे चल रहा है, तो उसमें एलबीज होते हैं कि आपने 95 लिया है, लेकिन देख रहे हो यार 95 के ऊपर भी 100 लोग बैठे हैं, तो मुझे 96 तक जाना है। तो हाउ आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो और मुख्तलिफ टेक्निक्स लगा रहे होते हो। ये बस मैंने ऐड करना था, अगर कोई और ऐड करना चाहते तो जरूर। थैंक यू सर फॉर एडिंग। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम फिर अब चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की हमें डाटा सेट चाहिए। अच्छा, ये ना, सॉरी एक मिनट। अच्छा, ये जो डाटा सेट है ये नॉर्मल, मैंने कैगल एक वेबसाइट है वहां से इसको उठाया हुआ है, कैगल से। अगर डाटा सेट नहीं होगा, नॉर्मल वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ कैगल पे और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, तो हम उस डाटा को स्क्रैप करते हैं यूजिंग पाइथन की लाइब्रेरी या अगेन ब्यूटीफुल सूप और सेलेनियम। आपने भी उस मेन उसके लिंक्स निकाल लेने, और उसकी बाद में आप उसको स्क्रैप करते हैं उसकी ब्यूटीफुल सूप और सेलेनियम के थ्रू। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास ये डाटा सेट था, इसको मैंने रीड करवा लिया। इसकी फर्स्ट 3 रो को मैंने रीड करवा लिया। ये डाटा सेट 1 डॉट हेड, इसकी 3 रोज को हमने इसको रीड करवा लिया। अच्छा, ये स्क्रीन थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं। अच्छा, फिर हमने डाटा सेट की शेप को देख लिया। मीन्स कि शेप इसकी देखी तो 614 इसकी रो और 13 इसकी कॉलम्स थी। अच्छा, फिर हमने इसके देखा कि इसके अंदर नल वैल्यूज कितनी है। नल वैल्यूज देखी तो हमारी जेंडर्स के अंदर 13 नल वैल्यूज हैं, डिपेंडेंस के अंदर 15 है, सेल्फ एम्प्लॉयज के अंदर 32 है, लोन अमाउंट के अंदर 22 है, लोन अमाउंट टर्म के अंदर 14 है, क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर 15 है। अब हमने इसको रिमूव करना है, नल वैल्यूज को। इसी तरह से इस तरह से हम इसको जितनी टोटल हमारी नल वैल्यूज है उसको हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको नीचे लेके जाऊँ। अच्छा, इसकी एक पाइथन की एक और लाइब्रेरी है सीबोन। सीबोन के अंदर हमें ग्राफिकल मेथड्स के अंदर इजीली पता चल जाता है। यूज अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ, जो हम मशीन लर्निंग इंजीनियर का जो मेन वर्क होता है, उसके अंदर वो सिंपली यही इसको चेक करता है कि डाटा की जो नल वैल्यूज हैं उसको वो चेक करता है यूजिंग सीबोन के जरिए। अब इसमें देखिए, आप ग्राफ के अंदर इसको इजीली हीट मैप का एक ग्राफ बना हुआ है, इजीली इस पता चल गया कि भाई हमारी नल वैल्यूज सबसे ज्यादा किधर है। अगर हमारी नल वैल्यूज किसी कॉलम्स के अंदर 50% से ज्यादा हैं, तो हमें उस सिंपल उस कॉलम को ही ड्रॉप कर देना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ तो ड्रॉप हमारे लिए फिर बहुत बड़ा मसला बनेगा आगे जाते हुए। क्योंकि ये रिजल्ट जो होंगे वो बेटर नहीं देंगे। इसलिए हमें इसको इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। अच्छा, उसको मैं ये भी कर लिया। फिर हमने क्या किया, क्रेडिट हिस्ट्री जो कॉलम्स थी जिसके अंदर हमारी नल वैल्यूज आ रही थी मोस्टली, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसका क्या क्या काम है कि जो हमारा डाटा सेट होता है ना उसके साथ रिप्लेस हो जाता है। फिर हमने डाटा सेट की शेप देखी। पहले 13 थी कॉलम, थोड़ी। अच्छा, पहले हमारे पास 13 कॉलम्स थी, अब हमारे पास है 12, क्योंकि हमने इस कॉलम को रिमूव कर दिया क्रेडिट हिस्ट्री को। बाद में हमने चेक डाटा सेट के अंदर जितनी भी नल वैल्यूज थी उसको खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। देन हमने अपना हीट मैप देखा, डाटा सेट के अंदर नल देखा, देखे सारी डाटा सेट के अंदर जो भी नल वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई हैं। इस तरह से हमने डाटा को फुली तौर पे क्लीन करके देना है, ताकि मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो उसको इजी उसको प्रोसेस कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, और देन बेटर से बेटर रिजल्ट दे सके। अच्छा, ये इतना डाटा सेट हमने मशीन को क्लीन करके देना है, अदरवाइज हमारी जो प्रोडिक्शंस हैं, आउटपुट है, वो बेटर नहीं होगी। अच्छा, हमारे पास इसका एक एल्गोरिदम है डिसीजन ट्री। जिस तरह एक लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, उसके अंदर हम डिसीजन ट्री को आज डील करेंगे। अच्छा, मेरे पास एक और डाटा सेट था, ये भी मैंने कैगल से उठाया है, इसको मैंने पहले रीड करवा लिया, और इसकी फर्स्ट 3 रोज को मैंने इसको फर्स्ट 3 रो को मैंने इसको शो करवाया। अच्छा, फिर हमने डाटा के बिहेवियर को देखा। स्कैटर फ्लॉग में एक्स इज इक्वल टू एज, एज वाली कॉलम को डाला मैंने, क्योंकि मेरा आउटपुट है परचेज। उसकी एज ये है, सैलरी ये है, उसने एक फॉर एग्जांपल ये उसकी एज है, ये उसकी सैलरी है, समझे, ये उसने कोई कोई चीज़ परचेज की है इसकी बेस पे। ठीक है, इस ये कॉलम हमारी ए, इन एक्स एक्स कॉलम जो होंगी ये वाई होंगी, मीन्स कि ये हमारी फाइनल वाली इसकी इन दोनों कॉलम्स की बेस पे मशीन प्रिडिक्ट करेगी आउटपुट को। हमारी जो मीन्स कि आउटपुट वाली जो कॉलम है वो परचेज वाली है। फिर मैंने किया कि यह स्कैटर प्लॉट लगाया है, ये भी सी बोन के अंदर इसको हम देखते हैं। इस एक्स इज इक्वल टू एज, एज वाली कॉलम, वाई इज इक्वल टू एस्टिमेट, एस्टिमेट द सैलरी।
डाटा हमारे पास कहाँ से है, ये डाटा सबसे है, ह्यू इज इक्वल टू परचेज, परचेज की बेस पे मुझे बताओ। फिर मैंने इसका ये देखें, ये मैंने इसका देखा स्कैटर प्लॉट को, देन देखिए मेरा डाटा तकरीबन लीनियर स्प्रेड है भी और नहीं भी है। अगर अगर हमारा डाटा लीनियर स्प्रेड ना होता ना तो ये फैला होता है, नॉन लीनियर डाटा होता है। ये लीनियर डाटा भी है थोड़ा बहुत, ये फैला हुआ है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर नॉन नॉन लीनियर है हमारा डाटा सब, लेकिन ये हमारा इससे काम चल जाएगा। देन हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसने डाटा को स्प्रेड किया, नॉन इनपुट एज वाले को भी, और इसने जो एस्टिमेटेड सैलरी वाले है उसको किस तरह से डाटा को स्प्रेड किया, वो आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, हमने बस देन उसको दे लिया इसकी नल वैल्यूज को, नल वैल्यूज हमारी कोई भी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट आई लॉग, सिर्फ इसने परचेज वाली कॉलम को छोड़ा, जो हमारी एस्टिमेटेड सैलरी और एज वाली सैलरी है वो हम मैंने एक्स के अंदर पास कर दिया, और वाई के अंदर मैंने परचेज वाली को पास कर दिया कि इसकी बेस पे मशीन मुझे प्रिडिक्ट करेगी। इन जो हमारी एज और एस्टिमेटेड सैलरी वाली जो कॉलम है उसकी बेस पे प्रिडिक्ट करेगी कि भाई इसने एक चीज परचेज की है कि नहीं की। ठीक है। देन मैंने आपको बताया जब नल वैल्यूज भी हो गई, आउटलायर रिमूव हो गए, देन हम स्टैंडर्ड स्केलर और एक नॉर्मलाइजेशन स्केलर को अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा का जो बिहेवियर होता है उसको बराबर पे ले आता है। तो एसकेएलएन एक पाइथन की इसको हम फ्रेमवर्क आई थिंक कह सकते हैं, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कह सकते हैं। एसकेएलएन एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर से मैंने इंपोर्ट करवाया स्टैंडर्ड स्केलर। जब मैंने आपको बताया था कि जो उनसे ये एल्गोरिदम्स हैं ये बने बनाए एल्गोरिदम्स हैं, हमने जो भी इसके अंदर एल्गोरिदम्स को जो इंपोर्ट करवाना है ना वो एसकेएलएन से ही इंपोर्ट करवाना है। एसकेएलएन के अंदर ऑलरेडी बने बनाए एल्गोरिदम्स पड़े हुए हैं, हमने क्या करना है उनको उठाना है, लगाना है, और अपना काम करवाना है। अच्छा, फिर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को लगाया यहाँ पे, इसको इस कॉलम इस रो के अंदर मैंने इसको लगा दिया। देन जो हमारा जो डाटा का बिहेवियर था वो बिल्कुल बराबर हो चुका है यहाँ यहाँ पे। और देन हमने क्या किया, उसको नम एरे में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने, अच्छा अब हमारा नल वैल्यूज भी रिमूव हो गई, आउटलायर्स भी रिमूव हो गए। ठीक है, हमने डाटा के बिहेवियर को भी बराबर में लेके आ गए। अब हमने क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग करवानी है। एसकेएलएन अगेन है लाइब्रेरी पाइथन की, उसके अंदर से मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्रिट को इंपोर्ट करवाया। ट्रेन टेस्ट स्प्रिट को जब मैंने इंपोर्ट करवा लिया फिर मैंने क्या किया कि एक्स ट्रेन बाई ट्रेन, क्योंकि हमने ट्रेनिंग डाटा भी देना है और टेस्टिंग डाटा भी देना है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमने क्या किया कि इसको हमने 70% डाटा दिया है, 30% डाटा इसे छुपा लिया यहाँ पे हमने। उस 70% डाटा पे मैंने इस मशीन के जो मॉडल को ना इसको मैंने ट्रेन करवाना है मैंने इसको। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? अ, जी यहाँ पे आपने ये टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3 लिखा हुआ है, जी, तो टेस्टिंग में तो 70% नहीं प्रोवाइड करते, ये 0.3 लाइक ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा 0.3 का भी यही है कि 70%, 30% डाटा मैंने इसे छुपाया हुआ है, 70% डाटा दे दिया हुआ है। अच्छा, जो हमारे पास एक्सट्रेन का जो डाटा था उसकी टू थी हमारी रोज थी और टू हमारी कॉलम्स थी, क्योंकि हमने हमने जो वाई वाली जो कॉलम है वो हमने से वाई वाली कॉलम हमारी वाई उससे हमने छुपाई हुई है, उसकी बेस पे वो प्रोटेक्ट करेगा हमें। देन हमारा एक और एसके लर्न के अंदर से हमने डिसीजन ट्री को इंपोर्ट करवाया। अच्छा, डिसीजन ट्री का काम है, लाइक एक दरख्त है, उस दरख्त की डिफरेंट जड़ें हैं, उसकी हर जड़ से एक पौधा निकल रहा है। इसी तरह डिसीजन ट्री एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी हर नोड पर एक डिसीजन हो रहा होता है। ठीक है, ये डिसीजन ट्री की एक मेन वर्किंग है। देन हमने डिसीजन ट्री के इसको कॉल किया मैक्सिमम डेप्थ टू, मीन्स कि ये टू नोड्स तक जाएगा, मीन्स कि ना ज़्यादा, अक्सर क्या होता है कि डिसीजन ट्री को अगर हम ये मैक्सिमम डेप्थ के अंदर ना लिखें ना तो डिसीजन ट्री इतना लॉन्ग हो जाता है कि ना उसके जो रिजल्ट जो होते हैं ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो उसकी डेप्थ है ना ये इसको हमने लिखना इसको पड़ता है, वरना इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। देन हमने इसकी ट्रेन ये हमने दी थी डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यहाँ पे हमने इसको लगाया, यहाँ पे हमारा जो मॉडल है ये ट्रेन हो चुका है। ठीक है। देन फिर एक और मैं आपको बताता हूँ क्रिएशन इंट्रोपी, इसका क्या काम है, हम इसको पढ़ते हैं। यूजिंग क्रिएशन इज इक्वल टू इंट्रोपी इज अ डिसीजन ट्री हेल्प्स इन डिसाइड
द बेस्ट वे टू स्प्लिट द डाटा, चूजिंग स्प्लिट दैट गिव द मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। मीन्स कि ये डाटा के अंदर उस उन पार्ट्स को ये पिक करता है जिसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसको ये उसको ये पिक करता है, देन हमने उसकी अगेन उसकी हमने ट्रेन करवा लिया। ये मीन्स कि आप ये क्रिएटर इंटरऑपरेटर इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वहाँ यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इसको मैंने अलग एक कॉलम के अंदर लिखा है, अलग रो के अंदर इसको लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, देन हमने अपने मॉडल का रिजल्ट देखा, जो टेस्टिंग डाटा का था वो 95% पे आ गया है, जो कि ठीक है हमारा रिजल्ट जो आया है। जो बाद में हमने ट्रेनिंग डाटा का भी देखा, ट्रेनिंग डाटा का जो हमारा रिजल्ट था वो 89% आया, कुछ समथिंग आया। यहाँ पे जो हमारा जो मॉडल है ये रेडी हो गया है। हाँ, इसका रिजल्ट बेटर हो सकता है अगर आप डाटा को और देखें, उसको देखें जाके, इसकी नल वैल्यूज को देखें, कोई और डाटा उस पर टेक्निक्स को अप्लाई करें, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करें, बेटर भी हो सकता है। और इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे इसकी वर्किंग बुरी भी हो सकती है। तो जिसपे सबसे अच्छा आएगा इसका रिजल्ट वही आपका मेन एल्गोरिदम होगा। अच्छा, बाद में हमने देखा कि इस डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में किस तरह से जो डाटा था एज वाला और एस्टिमेटेड सैलरी वाला, उसको किस तरह से इसको सेपरेट किया उसने। देखें, एक्स के अंदर एक्स दो एक्स वाले डाटा को भी इसने, जो उसके अंदर हमारी एज वाली थी कॉलम और एक एस्टिमेटेड वाली थी उसको, और वाई वाली जो हमारी उसने परचेज की कि नहीं, उसकी बेस पे देखें इसने डाटा को किस तरह से सेपरेट किया उसने। अच्छा, देन हमने उसके देखा हमने कि 43 उसकी एज है, इतनी उसकी सैलरी है, क्या उसने ये चीज़ परचेज किया कि नहीं। आंसर आया कि ये उसने की परचेज की हुई है। अच्छा, ऊपर देखिए हमने जो उसकी मैक्सिमम डेप्थ थी वो 2 दी हुई थी। अब यहाँ पे हमने देखा, अब ये उसकी हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम इसको देखते हैं कि ये हमें इसने, देखें ये सिर्फ 2 डेप्थ तक गया, उसके बाद ये लंबा गया नहीं ज़्यादा। ठहरें, इसको मैं छोटा कर लूँ। देखिए ये ज़्यादा 2 डेप्थ तक गया, इतना लंबा गया नहीं ये देखें, ये पे इतनी नौ तक गया ये। अच्छा, इसकी ना दो डिसीजन ट्री की दो टेक्निक्स हैं, एक का प्री प्रूनिंग, एक का पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग में क्या होता है कि हम ना स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं उसको ना, कि हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। कभी हम 70% डाटा को दे के चेक करते हैं, कभी 20% डाटा को दे के छुपा के चेक करते हैं कि भाई उसकी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। पोस्ट प्रूनिंग में क्या होता है कि हम 4 का लूप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 का लूप मैंने लगाया 1 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक ये चलेगा। ये खुद इसमें बताएगा कि भाई कौन सी डेप्थ पे, कौन सी इसकी नोट पे रिजल्ट जो है वो बेटर से बेटर आ रहे हैं। तो इस पे देखिए हमने जहाँ पे इसको देख लिया, सबसे अच्छा जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3 डेप्थ पे। ये किसी का क्वेश्चन हो? क्वेश्चन है तो पूछें। तो आज की जो हमारी वर्कशॉप, ये एक सर यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, अभी हमने जी पोस्ट प्रोनिंग के अंदर जो है वो 20 टाइम्स आइटरेट की है, लेकिन इसके अंदर हमने बाकी वो जो आप बता रहे थे कि जी 30 और 70 को वेरिएट कर सकते हैं, तो पोस्ट प्रोनिंग में हम कौन सी चीज़ फॉलो करते हैं कि 30% एज अ ट्रेनिंग देना है या 70 देना है या वो? ये इसकी ना डेप्थ वाली बात बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम डिसीजन ट्री के अंदर उसकी मैक्सिमम डेप्थ ना लिखे ना, तो उसके वो रिजल्ट जो होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये जो था यहाँ यहाँ पे बता रहा है, ये डेप्थ का बता रहा है कि भाई कौन सी डेप्थ पे सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं डिसीजन ट्री के। तो हमने देखा जो मैक्सिमम 3 जो डेप्थ है ना उस पे सबसे अच्छे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। जिस तरह से एक दरख्त है, उस दरख्त की डिफरेंट जड़ें हैं, उसके हर जड़ से एक पौधा निकल रहा है और वो दरख्त बड़ी जा रहा है। इसी तरह डिसीजन ट्री की हमने एग्जांपल ली। अब देखें ना यहाँ पे हमने मैक्सिमम 2 डेप्थ तक किए थे ये वाला। ये ठहरे एक मिनट, मैक्सिमम ये देखिए, जब मैक्सिमम हम 2 डेप्थ तक किए थे इसकी ये,
उस 2 डेप्थ पेपर हमारा जो रिजल्ट आया था वो आया था 95% हमारा टेस्टिंग का। लेकिन फिर यही गई भी सिर्फ 2 डेप्थ तक गई, इतनी लंबी नहीं गई। डिसीजन ट्री की जो हमारी है, ये देखें डायग्राम के अंदर सिर्फ 2 डेप्थ तक गई, उसके बाद इतना लंबी नहीं गई है इतनी, क्योंकि हमने इसको रखा ही मैक्सिमम 2 डेप्थ तक का। पोस्ट रनिंग में हमने एक दफे देख लिया कि कौन सी डेप्थ तक हमने 1 डेप्थ से लेके 20 डेप्थ तक देखा है कि किस पे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आ रहे हैं। वो एक दफा हम उसमें देख लेते हैं, देन सिंपल उसके हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 आ रहा है तो उसके अंदर मैक्सिमम डेप्थ इज इक्वल 3 लिख देंगे हम उसके आगे। जी और किसी का क्वेश्चन हो? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें अगेन। वालेकुम सलाम। मैं ना कुछ जानना चाह रही थी। मैं बेसिकली पीएचडी कर रही हूँ और उस पीएचडी में थोड़ा सा मशीन लर्निंग का पोर्शन हम करते हैं। हम जो मशीन लर्निंग कर रहे हैं वो मैटलैब से कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, बस 1-2 क्लिक्स होते हैं और हमारे पास इसके जो है ना वो रिजल्ट्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारा बेसिकली काम क्या होता है कि उन रिजल्ट्स को फिर हम डिस्कस करते हैं। आप लोग जो ये मशीन लर्निंग करवाते हैं वो पाइथन से करवाते हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप थोड़ा गाइड कर दें कि मशीन लर्निंग और पाइथन में से मेनली क्या डिफरेंस होता है। यानी हम जो मैटलैब यूज़ करते हैं उसमें तो कोई कोडिंग कुछ नहीं, बस हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया और उसने हमें रिजल्ट्स दे दिए। तो इसके मैं अंदर थोड़ा सा हमने मेन डिफरेंस जानना चाह रही थी। मैं बेसिकली ना फिजिक्स से हूँ, तो हमारा कुछ पोर्शन है मशीन लर्निंग का, और उसमें हमने बस इतने करना होता है कि मैटलैब को डाटा देके और उससे जो हमने रिजल्ट्स फेच करने हैं, फिर बाद में उसको अपने थीसिस में डिस्कस करना होता है। मैथप्लोट्लिब पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जिस तरह एक सीबो है ना उस तरह से मैथप्लोट्लिब भी एक लाइब्रेरी है। उसके अंदर हमें डाटा का बिहेवियर पता चल जाता है अगर हम मशीन लर्निंग की सिर्फ बात करें, जो कि हमने आज बात की है मेन। खैर अगर आप अलाउ करें तो मैं आंसर कर दूं इस चीज़ का। जी जी सर, कर दें आप। जी मैम, आप जो यूज़ कर रही हैं वो मैटलैब है। मैटलैब अच्छा इक्वेशन मैट लैब। ड्राइव और इक्वेशन का रिजल्ट निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ठीक है। आपने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन की मेजरमेंट वगैरह की है और उसका कंक्लूजन निकाल के उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिया। और उसका जो भी रिजल्ट आया आपने वो ड्राइव करके मेंशन कर दिया अपने थीसिस या अपने पेपर में, जो भी है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पाइथन है ना, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये एक चीज़ नहीं है, ये मल्टीपल जगहों पे यूज हो रही है, ठीक है। अगर आप फर्ज करें सिर्फ मशीन लर्निंग को लेके चलें तो मशीन लर्निंग में आप एमएल इंजीनियर आ जाती है, तो इसमें आपने मॉडल ट्रेन करना होता है, मॉडल की बिहेवियर को समझना होता है और मॉडल को चेंज भी करना होता है। और मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम यानी कि इस मैटलैब पर जो है आप करती हैं उससे डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। जी बताइएगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर है हुआ आपके लिए ये? अच्छा, अब इससे फर्दर थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगी। जैसे मैंने भी बताया कि मैं क्योंकि फिजिक्स में पीएचडी कर रही हूँ, तो उसमें अभी फिलहाल के लिए मेरा सिर्फ इतना ही काम है। तो आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दें कि आया मुझे इसको इसकी इंडल्जेंस में जाना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए, मुझे पाइथन पे आना चाहिए, जितना मैं मैटलैब पे कर रही हूँ मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मैम ये डिपेंड करता है आपके बात पे, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट मूव ऑन कैसे करना है। हम आईकोड गुरु पे यही स्टूडेंट्स को इंगेज प्रेफर करते हैं कि वो स्टडी पीएचडी या फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाए और बाहर ही जॉब करे और बाहर ही जो भी उनकी स्टडीज़ हैं वो करे। अब आप पीएचडी कर रही हैं, ठीक है, आपने मैटलैब पर जो भी क्वेश्चंस और थीसिस या अपने पब्लिकेशन कर ली हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल लेवल या दूसरे एजुकेशन एकेडमिक करियर में भी अपना मूव ऑन करूं, तो आपको पाइथन सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन अब बहुत ही आम लैंग्वेज है, ठीक है। और जो मैटलैब है ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपको इक्वेशन ड्राइव करने के बाद कंक्लूजन निकालने के बाद आपको रिजल्ट डिस्कशन करने में मदद देगी।
और इसमें जी। काम मेरे ख्याल में सिर्फ एकेडेमिया तक की है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की हदूद तक की है। यूनिवर्सिटी के बाहर हम्म। इसका मेरे ख्याल में कहीं यूज़ नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी की हुई है, लेकिन वो मेरे नहीं ख्याल कि वो यूज कर भी रहे हैं अभी। उनके चंद दो इक्वेशन मैंने खुद ड्राइव करके लिखी हुई थी, ठीक है, और बाद में मैंने खुद पाइथन सीखी है और दूसरी चीज़ें लेके आया हूँ। और अगर आप चाहती हैं कि अगर आपने आगे मूव ऑन करना है, तो बेस्ट ये है कि आप दूसरी चीज़ें नहीं सीखें, जैसे कि पाइथन और डीएसए और दूसरे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम्स, टेक्निक, सारा कुछ। वैसे आपके लिए ज़्यादा इजी होगा ये चीज़ें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तो अगर किसी का और भी कोई फर्दर क्वेश्चन है बेसिक या आई कोड गुरु के हवाले से, या सर के जो भी पॉइंट्स है जो ने डिलीवर किए हैं उसके हवाले से, तो वो प्लीज़ पूछे। और फिर हम अपने वेबिनार का ये टाइम एंड करेंगे। और अगर आप माइक। इसकी मशीन लर्निंग को सीखना चाहते हो तो 12 PM पे एक हो रही है, या आईकोड ग्रुप पे हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। जी। और ये जो मटेरियल है आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो फेसबुक पर ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, लाइव चल रहा है, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपको स्लाइड्स चाहिए होंगी तो वो स्लैक पे शेयर कर दी जाएंगी सर। ओके ये सर। नोटबुक भी उधर से कर देंगे, ठीक है, तो आप उधर ओके। से ये ले सकते हैं। ओके सर। ब्लैक का चैनल हम ऐसे नहीं शेयर करते, आपको आईकोड का एक यानी कि ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, उसमें आपने ज्वाइन वाले सेक्शन में जाना है और अपना छोटी सी क्रेडेंशियल होती है, जैसे कि नाम, जीमेल और लिंक्डइन प्रोफाइल और फ़ोन नंबर। तो आपको बाद में रिस्पॉन्स में एक मेल आएगी जो कि स्लैक चैनल की ज्वाइनिंग स्लैक चैनल की होगी। वो जो मेल होती है ना, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट के लिए ना मुख्तलिफ होती है, जो कि सीनियर मॉडरेटर और सीनियर जो हेड हैं आईकोड गुरु में वो शेयर करते होते हैं मैनेजमेंट के। तो वो स्लैक का चैनल आपके साथ शेयर करेंगे, उसके साथ आप ज्वाइन करेंगे और सारे के सारे जो भी करंटली चल रहे हैं, सेशंस चल रहे हैं, उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और फर्दर गाइडेंस के लिए अगर आपको डिस्कशन की भी ज़रूरत होती है या फर्दर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी अलग चैनल्स बने हुए हैं स्लैक पे। चैनल में जाके अपना आपने क्वेश्चन या क्वेरी रखनी होती है और वो आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, ठीक है। और इस हवाले से अगर किसी का कोई डाउट या क्वेरी हो। चलिए ठीक है सर, फिर सेशन को मैं एंड करता हूँ। बहुत बेहतरीन सेशन गया, क्वेश्चन भी बड़े अच्छे गए हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर्स। थैंक यू एवरीवन।